हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नर्सिंग विद प्रियांशु। मेरा नाम प्रियांशु चौहान है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट है, क्या यूनिट का नाम है, जो डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें हमारा एक डिसऑर्डर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीओपीडी। क्या है? सीओपीडी। जो सीओपीडी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हमने क्या होगा, सीओपीडी ने सुन रखा है, ठीक है। हम जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर्स वगैरह नर्स के मुंह से सुनते हैं हम कि वो क्या है, सीओपीडी का पेशेंट है। अब सीओपीडी का पेशेंट तो है, पर हमें ये नहीं पता कि सीओपीडी है क्या। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि सीओपीडी है क्या, ठीक है, कैसे कैसे सीओपीडी होता है, ये सब कुछ। तो ओवरव्यू आज हम पूरे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सीओपीडी है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब जो ये अडल्ट हेल्थ नर्सिंग है ना, उसमें जो भी हम कोई भी डिसऑर्डर आता है, पहली बात जो कोई भी डिसऑर्डर है उसको लिखने का भी एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी डिसऑर्डर है उसको हेडिंग आपने मेंशन करी वहां पे, उसकी जो भी आपने उसके अगर मान लो कोई सीओपीडी है तो आपको उसकी वो लिखनी है, फुल फॉर्म लिखनी है। अगर कुछ भी है तो उसका टाइटल लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको जो भी आपको टॉपिक है उसके बारे में आपको छोटा सा 3-4 लाइन का क्या लिखना पड़ता है, इंट्रो लिखना पड़ता है, या फिर डेफिनेशन बोल दो, ठीक है। इंट्रो या फिर डेफिनेशन बोल दो, कुछ भी लिखना होता है, ठीक है। लिख दिया आपने। उसके बाद आता है हमारा क्या, कॉजेज। उसके बाद क्या आता है हमारा कॉजेज। कॉजेज में क्या लिखोगे आप कि किन किन कारणों से वो चीज हो रही है, ठीक है। आपने कोई भी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा, 3-4 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये लिखना है कि किन किन कारणों की वजह से वो बीमारी हुई है, वो डिजीज हुई है, वो डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जो जो कॉजेस थे, जैसे कि ये कॉजेस है जिनकी वजह से हमारा डिसऑर्डर हुआ है। अब इन कॉजेस ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या किया है कि ये बीमारी हो रही है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर इन कॉजेस ने क्या क्या चीजें करी है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी चेंज आया है, कुछ भी एब्नॉर्मलिटीज आई है, वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया ना, तभी तो हम उसको आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन कॉजेस ने क्या क्या चेंज लेके आया हमारी बॉडी में, कैसे कैसे ये कॉजेस ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, क्या क्या चेंज करा, तो वो क्या आता है, पैथोफिजियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, साइन एंड सिम्टम लिखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, अब जो हमारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये डिजीज हो गई, कोई भी डिजीज, जरूरी नहीं है कि ये कोई भी डिजीज हो गई है, तो अब उस डिजीज हो गई है तो उस डिजीज को हमको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे कोई भी पर्सन में, कि क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम, कोई भी क्या क्या चेंजेस दिखेंगे उस पर्सन में, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि कोई भी बीमारी है, अब हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये बीमारी उसको है, किन किन टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली हम इसमें टेस्ट देखते हैं कि किस किस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको पहचानेंगे कि ये बीमारी हुई है। तो कैसे, मतलब हम उसको पहचानेंगे कैसे, क्या क्या टेस्ट होंगे जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये बीमारी हुई है, ठीक है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन समझ आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसका मैनेजमेंट। फाइनल क्या होता है, मैनेजमेंट। अब उस बीमारी को हम ट्रीट कैसे करें, कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इसको ट्रीट करें, कैसे इसको सही करें, ठीक है, ये सब आता है। अब वो मैनेजमेंट मेडिकल भी हो सकता है, दवाइयों के थ्रू, सर्जरी भी हो सकता है कि हम कुछ भी सर्जरी के थ्रू हटा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है। और हमारा एज अ नर्सिंग है, एज अ नर्सिंग हम है, तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या बनता है उस पेशेंट के लिए, तो हम सब किसके अंदर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि हम जो डिजीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीओपीडी, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब जो भी हमने फॉर्मेट मैंने आपको बताया, अब उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सीओपीडी है क्या। सीओपीडी क्या है, कंटिन्यूअस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सीओपीडी क्या है, कंटिन्यूअस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब उसमें जो ये क्या है, क्योंकि इसका वर्ड ही क्या है, क्रॉनिक। क्या है, क्रॉनिक है ना इसका वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्रॉनिक, कि मतलब बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से ऑब्स्ट्रक्शननेस हो रही है, मतलब हमारा जो एयरवे है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एयरवे तो आएगा, मतलब बहुत लंबे टाइम से
जो एयरवे है उसमें क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिवनेस हो रही है, क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिवनेस हो रही है, जिसकी वजह से क्या दिख रहा है हमको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या दिख रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीओपीडी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिवनेस की वजह से हमारी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है वो क्या हो रहा है, सीओपीडी हो रहा है। अब सीओपीडी में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एक्सपीरेटरी एयर फ्लो में, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एक्सपीरेटरी एयर फ्लो में। एक्सपीरेटरी एयर फ्लो यहाँ पे ये है कि मतलब कि कोई भी पर्सन है वो सांस तो सही ले रहा है, सांस तो कुछ जैसे तैसे आ रही है, लेकिन वो उसको एक्सेल आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो एक इनहेल होता है और एक एक्सेल होता है, यही तो होता है ना, एक इनहेल लिया और एक एक्सेल लिया, तब वो एक रेस्पिरेशन बना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन तो अच्छे से कर रहा है लेकिन ब्रीथ आउट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है। तो एक्सपिरेटरी एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, और वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा सीओपीडी करता है। क्या इंडिकेट करता है, सीओपीडी करता है। अब ऐसा क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ये हो रही है कि जो हमारा एयरवे है, जो भी हमारा एयरवे है उसमें क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है और म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, म्यूकस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, वहां पे म्यूकस फॉर्मेशन हो रही है, ये सब हमको देखने को मिल रहा है। सेकेंडली हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ल्यूमेन है वो क्या हो रहा है, नैरो डाउन हो रहा है। पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ल्यूमेन है, जो क्या है, ल्यूमेन है, वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, पूरी तरीके से उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, पूरी तरीके से उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ल्यूमेन है वो क्या हो रहा है, नैरो डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, नैरो डाउन हो सकता है, ठीक है। इसमें जो हमारा ल्यूमेन है ना, वो मतलब जो ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई। पहली बात, जो हमारा सीओपीडी है वो क्या है, हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, ठीक है। मतलब नीचे वाले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि नोज में नहीं होगा, ठीक है। नोज के बाद जो हमारा अभी मतलब है तो एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर, लेकिन जो मेन है ना वो लोअर में इफेक्ट करता है। किसमें करता है, लोअर में। अब देखो, जैसे कि मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना रखा है, अब इसमें बताता हूँ कैसे हो रहा है कि जो हमारा सीओपीडी है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी हमारा जो ये रास्ता है ना, यहाँ पे पूरी तरीके से म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से पूरा ल्यूमेन क्या हो गया है, नैरो डाउन हो चुका है, पूरा ल्यूमेन क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रही है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंट्रो है सीओपीडी का, इतना समझ आया। नेक्स्ट, जो सीओपीडी है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है 3 डिजीज का। सीओपीडी एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है, सीओपीडी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। अब ये जो डिसऑर्डर है ना, वो भी 3 अलग अलग डिसऑर्डर से मिलके बन रखा है। कौन कौन सा, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्या क्या, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ठीक है। तो पहला है अस्थमा। अस्थमा का जो टॉपिक है ना, मैंने पुरानी वीडियो में मतलब दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो मैं एक बार वापस शॉर्ट में बता देता हूं कि जो अस्थमा होता है ना, अस्थमा क्या है, वो भी हमारा क्या है, क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमारे एयरवे में, उसमें भी म्यूकस प्रोडक्शन होता है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर वर्जन में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर वर्जन में क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। वही डिप्सनिया, कफिंग, वीजिंग साउंड, ये सब क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अस्थमा है वो रिवर्सिबल है। अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सीओपीडी में एज अ इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। समझना मेरी बात को। अभी तो मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन है 3 डिजीज का, अस्थमा भी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, एम्फाइसीमा है, लेकिन जो अस्थमा है वो रिवर्सिबल है। अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल है, लेकिन जो सीओपीडी है वो इररिवर्सिबल है। सीओपीडी क्या है, इररिवर्सिबल है, मतलब सीओपीडी है वो पूरी तरीके से रिवर्स नहीं हो सकता, हम उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीओपीडी है वो पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सब आता है, लंग्स आते हैं, एल्वुलाई आ जाते हैं। एक बार एल्वुलाई खराब हो गए तो हो गए, उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जो अस्थमा होता है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रोंकाई तक लिमिटेड होता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई तक लिमिटेड होता है, तो क्या होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसमें मेडिकेशन मैनेजमेंट वगैरह डालेंगे तो रिवर्स हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर अस्थमा सीवियर फॉर्म में है, लेकिन अगर अस्थमा कैसी फॉर्म में है, सीवियर फॉर्म में है, अस्थमा स्टैटिस्कस है, किसी पेशेंट को अस्थमा स्टैटिस्कस है, दैट मींस सीवियर अस्थमा, तब क्या हो सकता है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन है इन सीओपीडी के अंदर, ठीक है। लेकिन अस्थमा भी हम ट्रीट हो सकता है। सेकंड आता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। क्रॉनिक यानी बहुत लंबे टाइम से, क्रॉनिक यानी बहुत लंबे टाइम से, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, जिस चीज के पीछे भी आइटिस लगता है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज में क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है। मतलब बहुत लंबे टाइम से जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उसमें क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, और जो म्यूकस प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हो रहा है ब्रोंकाई में। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है और जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो ब्रोंकाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्रोंकाई पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर। क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर। अब ब्लू ब्लोटर ना एक वाइवा में किसी ने पूछा कि बताओ ब्लू ब्लोटर क्या है, तो ब्लू ब्लोटर क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ब्लू ब्लोटर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में हमें पता है कि अगर देखो कि जब एयरवे, ये हमारा देखो ये एयरवे है ना, ये ट्रैक्ट है, अगर यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन होगी, म्यूकस प्रोडक्शन, ये म्यूकस प्रोडक्शन यहाँ पे हो गई, तो ल्यूमेन तो नैरो डाउन होगा ना, ल्यूमेन नैरो डाउन होगा, ल्यूमेन नैरो डाउन होगा तो क्या एयर अंदर अच्छे से पास होगी, क्या एयर। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे, एक बार वापस रिकॉल करता हूँ, मैंने बोला था एक्सपिरेटरी एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुई, एक्सपिरेटरी एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, मतलब सांस तो अंदर आ रही है लेकिन सांस बाहर नहीं जा पा रही अच्छे से। एयर तो अंदर आ रही है और एयर जब अंदर आती है मतलब ऑक्सीजन तो आ रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में ज्यादा डिटेंशन हो जाएगा, क्या साइनोसिस नहीं होगा, होगा ना साइनोसिस, ब्लूज डिस्कलरेशन होगा। तो ब्लूज डिस्कलरेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू ब्लोटर बोल रहे हैं, यानी कि साइनोसिस देखने को मिल रहा है ब्रोंकाइटिस में, हमारे ब्रोंकाई में, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, CO2 का रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, CO2 बाहर नहीं जा रही है, CO2 का रिटेंशन बॉडी में ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फाइसीमा। क्या है, एम्फाइसीमा। जो एम्फाइसीमा है वो क्या होता है, मैंने बोला था जो सीओपीडी है एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब जैसे अस्थमा है वो ब्रोंकाई तक था, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी यहाँ तक था, फिर यहाँ तक ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई तक, ठीक है। लेकिन जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या होता है, पूरा जो लंग्स और एल्वुलाई होते हैं ना वो आता है, पूरा जो लंग्स और एल्वुलाई होते हैं पूरा इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या होगा इफेक्ट, जो एल्वुलाई है, जैसे कि ये जो एल्वुलाई, यहाँ पे जो एल्वुलाई है ना ऐसे, ये अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप से जूम आउट करूं तो ठीक है, ये हमारा एल्वुलाई है ना, जो हमारा एल्वुलाई है, ठीक है, ये एल्वुलाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, इसके से एक एल्वुलाई है। अब ये एल्वुलाई क्या करता है, बलून देखा है, बलून, अब बलून में हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं, हवा भरेंगे तो हवा एक बार भरेगी वापस आएगी, भरेगी वापस आएगी, ठीक है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, फूल रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा जो वो है ना लंग्स है उसका भी यही काम है, जब हमारी बॉडी में एयर आती है, ठीक है, वही CO2 को एक्सचेंज करता है, वही O2 को एक्सचेंज करता है, तो ये कौन करता है, एल्वुलाई करता है, क्योंकि हमारी जो फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो क्या है, एल्वुलाई है। अब क्या होता है, जो एल्वुलाई है वो एयर का एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या हो गया, एल्वुलाई की जो इलास्टिसिटी है, एल्वुलाई वॉल की जो एल्वुलाई वॉल है, एल्वुलाई की जो वॉल्स है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो चुकी है, क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो एल्वुलाई वॉल है वो क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। अब वो क्या हो गया, मतलब ढीली पड़ गई है, क्या पड़ गई है, ढीली पड़ गई है, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या हो गई है, लूज हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, एम्फाइसीमा में क्या हुआ, क्योंकि जो एल्वुलाई था वो ही मेन काम करता है गैसेस का एक्सचेंज करने का। अब देखो कोई बलून है, अगर कोई बलून को हम एक्सेसिव ज्यादा फुला दे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो ढीला पड़ जाएगा ना। तो वैसे ही जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या होता है, जो एल्वुलाई है उसकी जो वॉल्स होती है, उसकी जो वॉल्स है, अब देखो वॉल्स है ना, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो चुकी है,
लूज हो चुकी है, अब इलास्टिसिटी बहुत लूज हो चुकी है एल्वुलाई की वॉल्स में, तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं, जिसमें जो एल्वुलाई की जो वॉल्स है उसकी जो इलास्टिसिटी है, गैस एक्सचेंज करने की जो इलास्टिसिटी है उसकी वॉल्स में वो क्या हो चुकी है? लूज हो चुकी है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या हो चुकी है? लूज हो चुकी है। कोई रबड़ बैंड है, उसको मैंने बहुत देर तक खींचा बार बार खींच रहा हूँ, उसको बार बार खींच रहा हूँ, उसका वर्कलोड जैसे कि इसका वर्कलोड जैसे बढ़ गया होगा, जैसे मैं बार बार रबड़ बैंड को खींच रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी तो उसकी जो उसका जो पुराना जो वो था, उसकी जो पुरानी रबड़ की जो वो थी ना, वो हट जाएगी ना, वो अब वो खींच गया है ना, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया? एम्फाइसीमा भी हो जाता है, उसकी जो एल्वुलाई की वॉल है उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कैपेसिटी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? एम्फाइसीमा को हम क्या बोलते हैं? पिंक बफर बोलते हैं। जैसे हम क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस है उसको ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, एम्फाइसीमा को हम क्या बोलते हैं? पिंक बफर बोलते हैं। पिंक बफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला कि सीओपीडी में क्या हो रहा है? CO2 का रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सपिरेशन में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन है तो मतलब अभी क्या हो गया? बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा है। अब CO2 ज्यादा है, O2 क्या है? कम है, क्योंकि O2 हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रही है अच्छे से। अब क्या होगा? बॉडी को लगेगा शायद हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड कमी है, ब्लड के अंदर कमी है, क्योंकि ब्लड का मेन काम क्या है? ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? बाइंड करता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है। अब बॉडी को लगेगा शायद हमारी बॉडी में आरबीसी कम है, शायद हमारी बॉडी में खून ही कम है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पा रहा। तो बॉडी की करती है बहुत ज्यादा, क्या करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, तो उनको लगता है कि क्या है? ऑक्सीजन कम है, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा? जो हमारी बॉडी है वो क्या दिखेगी? पिंकिश दिखेगी। तो पिंकिश दिखेगी, उसी को हम पिंक बफर बोलते हैं। और जो प्रोडक्शन है ना आरबीसी का प्रोडक्शन, जब हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोडक्शन से आरबीसी का ज्यादा हो जाए, नॉर्मल जो प्रोडक्शन था वो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्थीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्थीमिया। इसमें जो आरबीसी का काउंट होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन होगा किसी बॉडी के ज्यादा तो पिंकिश दिखेगी, लाल लाल दिखेगी, उसके गाल, ठीक है, उसके हाथ वगैरह, उसका फेस वगैरह क्या होगा? पिंकिश दिखेगा, रेडिश टाइप का दिखेगा। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? जो एम्फाइसीमा है, मैंने क्या बोलता है? जिसकी वॉल्स है, एल्वुलाई की जो वॉल्स है उसमें क्या हो चुका है? उनकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लूज हो चुकी है। तो क्या हो चुका है? अब उसकी वजह से एल्वुलाई है, जैसे कि ये एल्वुलाई है, जो एल्वुलाई था ना, ये एल्वुलाई है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना, यहाँ पे एयरफिल्ड कैविटीज बन चुकी है, एयरफिल्ड कैविटीज बन चुकी है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? एयरफिल्ड कैविटीज बन चुकी है, या यहाँ पे क्या होगा? इन जो एयरफिल्ड कैविटीज है उनको हम क्या बोल रहे हैं? बुले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बुले। ये जो हमारी एयरफिल्ड कैविटीज है एल्वुलाई में, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुले बोलते हैं। ठीक है, अब जो उसकी कैपेसिटी थी नॉर्मल, उससे ज्यादा हो चुका है, तो एल्वुलाई की वॉल तो क्या हो गई है? लूज हो चुकी है। तो उसमें क्या हो गया है? एयरफिल्ड कैविटीज बन चुकी है, और उन एयरफिल्ड कैविटीज हम क्या बोलते हैं? बुले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुले बोलते हैं। तो यही था इंट्रो, यही था सीओपीडी का मेन। इतना ही है, इतना ही है। क्या है इतना? कि जो सीओपीडी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों ऑब्स्ट्रक्शन है? किसका? एक्सपिरेटरी एयर फ्लो का। जो हमारी जो एयर है वो बाहर नहीं जा पा रही है, एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा? कि जो हमारा ल्यूमेन है, जो हमारा एयरवे है, वो नैरो डाउन हो जाएगा। कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक का, पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था जो सीओपीडी है पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या है? डिसऑर्डर है। पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वेओलाई, सब में क्या हो रहा है? अफेक्ट देखने को मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, जिससे क्या हो गया, ल्यूमेन क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। ठीक है, सीओपीडी क्या है, पहली बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है, क्या है, इरिवर्सिबल। क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो सीओपीडी था, कॉम्बिनेशन है हमारा 3 डिजीज का, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस और एम्फाइसीमा। अस्थमा क्यों? क्योंकि अस्थमा अगर हमारा सीवियर फॉर्म में होगा, यानी कि अस्थमा स्टैटिस्कस होगा, तभी हम अस्थमा को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि जो अस्थमा होता है नॉर्मली वो रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर सीवियर फॉर्म में होगा तभी इसको इंक्लूड करेंगे। तो लिखना तो आपको वहां पे ये भी पड़ेगा कि अस्थमा है, लिख सकते हो, लेकिन आपको वहां पे क्या करना है, हाईलाइट करना है कि अस्थमा इज इरिवर्सिबल, अस्थमा इज रिवर्सिबल, दैट इज व्हाई वी डोंट इंक्लूड अस्थमा इन सीओपीडी। बट इफ इज इट इन सीवियर फॉर्म, दैट मींस इफ अगर अस्थमा स्टैटिस्कस हो रहा है, तो देन वी विल इंक्लूड अस्थमा इन सीओपीडी। ठीक है, समझ गए, इतना कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेकंड है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस यानी कि ब्रोंकाई में क्या हो रही है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ब्रोंकाई में। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा CO2 है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लू ब्लोटर होता है, साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वुलाई है उसकी वॉल्स क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उसकी वॉल्स क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, डैमेज नहीं, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, उसकी जो उसमें वर्कलोड ज्यादा पड़ा, वर्कलोड ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एयर तो आ ही रही है ना, बाहर तो जा ही नहीं रही है, तो एयर तो सिर्फ अंदर आ ही रही है ना, वो तो सिर्फ एल्वुलाई सिर्फ भर रहा है, छोटा नहीं हो रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एयर तो जा नहीं रही बाहर, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो दिक्कत है, तो एयर ही अंदर अंदर आएगी, तो एल्वुलाई का साइज बढ़ेगा, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, उसकी जो वॉल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगी, उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इसके कॉजेस, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से क्या हो चुका है, हमारा सीओपीडी हो रहा है। ठीक है, मेन जो प्राइमरी कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से सीओपीडी होता ही होता है, वो क्या होता है, स्मोकिंग। क्या होता है, स्मोकिंग। अब जो सिगरेट पीते हैं ना लोग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी, ये क्या होता है, हमारे लोग होते हैं जिनको क्या होता है, सीओपीडी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्मोकिंग है उसमें क्या होता है, स्मोकिंग जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर की तरह हमारी बॉडी के अंदर आएगा, और जो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसके जो सीलिया है उनको डैमेज कर देगा, सीलिया डैमेज हो जाएंगे, उनकी वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर इनके एयरवे, अगर इनकी जो एयरवे है उनकी सीलिया डैमेज हो जाएंगे, सीलिया डैमेज हो जाएंगे, तो वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन होगी जब म्यूकस प्रोडक्शन होगी, तो ऐसे तो स्टार्ट हो रहा है ना, हर चीज तो एक एक करके स्टेप में बढ़ती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आज किसी ने सिगरेट स्मोकिंग कर ली तो अभी इसको अस्थमा हो जाएगा, अभी इसको सीओपीडी हो जाएगा, नहीं, वो क्रॉनिक है, तभी तो इसका नाम क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम से। अगर बहुत लंबे टाइम से आप उसको क्या कर रहे हो, यूज में रख रहे हो, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे स्मोकिंग वगैरह हो रही है, पोल्यूशन वगैरह है, तो क्या है, आप बहुत ज्यादा प्राइमरी वो हो सीओपीडी होने के। ठीक है, तो सीओपीडी प्राइमरी कॉज है वो क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग में मोस्ट कॉमनली सिगरेट स्मोकिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एएटी की डेफिशिएंसी। एएटी क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, एक तरीका प्रोटीन है, एक तरीका एंजाइम है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, इसका मेन काम क्या है, एएटी का जो मेन काम है वो क्या होता है, हमारी जो लंग्स होती है ना, लंग्स, उनकी जो वॉल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, उनको क्या करेगा, कोई भी एंजाइम उसमें अटैक ना कर दे, कोई भी हार्मफुल एंटीजन उसमें अटैक ना कर दे, तो उसके लिए क्या है, हमारा एएटी बन रखा है। ठीक है, अगर एएटी की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी की बॉडी में एएटी कम है, तो क्या क्या वो उसको सीओपीडी नहीं होगा। अगर एएटी है किसी पर्सन को, ठीक है, एएटी की डेफिशिएंसी है किसी पर्सन को, और उसने स्मोकिंग कर ली तो सीओपीडी नहीं होगा, होगा ना सीओपीडी। ठीक है, तो एएटी की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, सीओपीडी होता है, क्योंकि जो एएटी है वो क्या करता है, हमारी जो लंग्स है उसकी जो वॉल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एंजाइम से, कोई पैथोजन है, एंटीजन है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्ड है एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन से कौन सी सराउंडिंग में तुम रह रहे हो, कोई पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो, अगर तुम पोल्यूशन वाले एरिया में रहोगे, तुम गंदे एरिया में रहोगे तो इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट पड़ता है, ऑक्यूपेशनल फैक्टर से इफेक्ट पड़ेगा, इन्फेक्शन से इफेक्ट पड़ेगा, एज फैक्टर। अब क्या होता है एज फैक्टर से कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये भी एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फैक्टर से कैसे पड़ेगा, अब कोई पर्सन है, अभी वो मैं जैसे कि मैं नॉर्मल, अभी मैं टीनेजर हूँ, अभी मैं क्या हूँ टीनेजर हूँ, तो मेरी बॉडी में क्या है फंक्शंस क्या है नॉर्मली चल रहे हैं। अब क्या होता है कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है, ओल्ड एज में क्या होता है हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस है वो क्या होता है स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी जो एबिलिटी थी ना, कैपेबिलिटी थी, वो सब क्या होती है कम हो जाती है। अगर कोई एज फैक्टर उसमें क्या है उसका लंग्स भी बहुत स्लो हो गया है, तो ठीक है, तो सीओपीडी क्या है उन पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वीक हो जाते हैं उसमें ऑर्गन, एज की वजह से भी क्या होता है ऑर्गन क्या होता है वीक होते रहते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में होंगे ऑब्वियसली ऑर्गन वीक होंगे। ठीक है, अगर वीक होंगे, किसी का लंग्स ही बहुत वीक है, उसके एल्वियोलाई की वॉल से पहले से इसकी इलास्टिसिटी लूज है, तो क्या उसको सीओपीडी नहीं होगा, होगा ना। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के थ्रू भी हमारा क्या होता है सीओपीडी फैलता है, किसके कैसे जीन्स, अगर किसकी जीन्स एएटी की डेफिशिएंसी है किसी में, तो क्या नहीं होगा, होगा ना। लाइफस्टाइल, तुम कैसी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इन द सेंस मतलब कैसे तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, तुम पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो, तुम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल तुम्हारी कैसी है उससे भी तुम्हारा सीओपीडी हो सकता है, वो भी तुम्हारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ट्रैक को क्या कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है रिकरेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी ही बहुत वीक है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बार बार इन्फ्लामेशन हो देखने को मिल रही है, तो क्या होगा उसको सीओपीडी हो सकता है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कॉजेस पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी। इतना समझ आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है सीओपीडी हो रहा है। पहला है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कुछ भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, क्या है हमारा मोस्ट कॉमन, क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलता, प्राइमरी कॉज क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग है। ठीक है, अब स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, दैट लीड टू, क्या होगा, लीड टू जो हमारी जो सीलिया है इंटरप्रिटेशन होगा, और जो सीलिया है वो डैमेज जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इसमें क्या करें, इंटरप्ट करें हमारी बॉडी के अंदर इंटरप्टेशन एंड डैमेज ऑफ सीलिया, सीलिया क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, अब सीलिया डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ, हमारा कोई भी फैक्टर है इटियोलॉजिकल फैक्टर है, यानी जो हमारा कॉजेस था उनमें से कुछ भी, मोस्ट कॉमनली हमारा स्मोकिंग है, स्मोकिंग हमारी बॉडी के अंदर आया, उसने हमारे जो इंटरप्ट करा हमारे सीलिया को डैमेज करा, एयरवे के सीलिया को डैमेज करा, सीलिया डैमेज हो गया तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अब एब्नॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, जो एयरवे है वो हाइपर रिस्पॉन्स होगा, अब वो होगा नैरो होगा, क्या होगा, नैरो होगा, हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से नैरो डाउन ऑफ एयरवे, क्या होगा, नैरो डाउन ऑफ एयरवे होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, दो चीजें देखने को मिलेगी। मैं इसका एक इधर एरो मारूंगा और एक इधर एरो मारूंगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें देखने को मिलेगी। पहला कि जो हमारा एयरवे नैरो हो चुका है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया है, तो क्या होगा, जो म्यूकस प्रोडक्शन है, म्यूकस प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगी। म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी, गोबलेट सेल रिलीज होंगे, गोबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन रिलीज करते हैं, तो म्यूकस प्रोडक्शन होगी।
म्यूकस प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, जो हमारा एयरवे है कौन सा, ब्रोंकाई, जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की एयरवे में क्या हो जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसका ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कौन सा ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक, ठीक है, क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगा। ये है एक। अब दूसरी साइड क्या हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, हमारा जो एयरवे है उसमें इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जग गया है। अब इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जगा है तो हमारी जो सीओपीडी है उसमें क्या होता है, मैंने बोलता है एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्या होगा, जो हमारा एल्वुलाई है, ठीक है, एल्वुलाई में क्या होगा देखने को मिलेगा, उसमें वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि एयरवे नैरो हो चुका है, एयरवे नैरो हो चुका है तो अच्छे से एयर पास नहीं हो पा रही है, अच्छे से एक्सेल नहीं हो पा रही है, तो एल्वुलाई क्या करेगा, फास्ट करने की कोशिश करेगा, फास्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यानी कि वर्कलोड ऑफ एयरवे इंक्रीज, वर्कलोड ऑफ एल्वुलाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वर्कलोड ऑफ एल्वुलाई इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमारा क्या देखने को मिलेगा कि जो एल्वुलाई है, ठीक है, एल्वुलाई की जो वॉल्स है वो क्या कर देगी, लूज कर देगी अपनी इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबिलिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबिलिटी को क्या कर देगी, लूज कर देगी। कौन लूज कर देगी, एल्वुलाई लूज कर देगी, क्योंकि वहां पे एल्वुलाई में क्या हो रहा है, वर्कलोड इंक्रीज हो चुका है, वर्कलोड ज्यादा इंक्रीज होगा तो एल्वुलाई की वॉल कुछ टाइम बाद अपनी इलास्टिसिटी लूज करेगी ना, करेगी। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ऑफ एल्वुलाई वॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, मैंने क्या कंडीशन देखने को मिलती है, लास्ट में क्या होता है, एम्फाइसीमा, क्या देखने को मिलता है, एम्फाइसीमा। अब एल्वुलाई की वॉल डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, एल्वुलाई की वॉल में क्या हो चुकी है, इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, तो क्या देखने को मिला हमको, डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब क्या होता है, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा कंबाइन करके क्या करते हैं, किसी पेशेंट को सीओपीडी, क्या करते हैं, सीओपीडी, ठीक है, ऐसे होता है। एक बार वापस समझा देता हूं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि मोस्ट कॉमनली हमारा स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसने हमारे सीलिया है उसको डैमेज करा, सीलिया डैमेज होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एलर्जिन आ चुका है, वही हमारा सेम टू सेम हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी, इंफ्लेमेटरी रिस्पांस हो जाएगा, जाग जाएगा, इन्फ्लेमेशन, इंफ्लेमेटरी रिस्पांस जाग जाएगा, इंफ्लेमेटरी रिस्पांस जाग गया तो हमारा एयरवे हो रहा है अब नैरो डाउन होगा। अब नैरो डाउन तो हो रहा है, उसके साथ साथ दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये है कि एयरवे नैरो डाउन हुआ तो क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो ब्रोंका है, एयरवे है, उसका जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। जो वहां पे जो एयरवे था, ब्रोंकाई का, वो क्या चुका है, बहुत ज्यादा म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिल रही है हमारे ब्रोंकाई में। उसके बाद उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ल्यूमन है वो क्या हो रहा है, नैरो डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, नैरो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ब्रोंकाई है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरी तरफ जब हमारा एयरवे नैरो हो गया है, यानी कि हमारी जो एयर है वो अच्छे से पास नहीं हो रही है, तो जो हमारा एल्वुलाई है उसमें क्या हो रहा है, वर्कलोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वर्कलोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वर्कलोड इंक्रीज होगा तो जो एल्वुलाई की जो वॉल है वो अपनी इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबिलिटी, जो उसकी इलास्टिसिटी नॉर्मल इलास्टिसिटी थी
और स्ट्रेचेबिलिटी थी वो क्या कर देगी, लूज कर देगी, उसको क्या कर देगी, लूज कर देगी। तो जिसकी वजह से जो एल्विलाई वॉल है, एल्विलाई वॉल्स है वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट स्टार्ट होना, हाँ डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। अब क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों मिलके कभी कंबाइन करके क्या कर देंगे, सीओपीडी कर देंगे। क्या कर देंगे, सीओपीडी करेंगे। तो ये थी किसी पेशेंट की क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। उसके अंदर कोई भी कॉजेज आया, कुछ भी एथियोलॉजिकल फैक्टर आया, तो उसने कैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या करा है, सीओपीडी करा है, तो वो उसका ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कैसे हुआ। तो ये ऐसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, इस तरीके से सीओपीडी होता है। तो ये क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम। अब कोई पेशेंट है, उसको क्या चुका है, उसको क्या हो चुका है, उसको हो चुका है सीओपीडी हो चुका है। अब सीओपीडी हो चुका है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम। हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने उसके कॉजेज देख लिए। ठीक है, वो कंबाइन किन किन डिजीज से होता है, हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब हम क्या देखेंगे, उसकी साइन एंड सिम्टम कि किन किन क्या क्या चीजें हमें उस सीओपीडी में है वो देखने में मिल रही है। पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पहले मैं वो लिखूंगा। एज अ क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है हमारा, क्योंकि सीओपीडी है, डिप्सनिया, स्पूटम। ये है हमारे क्लासिकल सिम्टम जो हमारे सीओपीडी पेशेंट में देखने को मिलेंगे। पहला डिप्सनिया। अब खुद सोचो, कोई पर्सन है उसके एयरवे नैरो हो चुका है, तो क्या उसको डिफिकल्टी होगी ना सांस लेने में, तो डिप्सनिया तो होगा। म्यूकस प्रोडक्शन हो चुकी है तो कफ होगा ना, म्यूकस प्रोडक्शन है तो कफ तो बनेगा ही। अब वो म्यूकस प्रोडक्शन इतना ज्यादा एक्सेसिव हो चुका है कि वो स्पूटम में कन्वर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, स्पूटम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके क्लासिकल सिम्टम्स है। नेक्स्ट हमारा वीजिंग साउंड। क्या है, वीजिंग साउंड। कोई पेशेंट है, आप खुद सोचो, उसका जो एयरवे है वो नैरो हो चुका है, उसका ल्यूमेन नैरो हो चुका है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो क्या उसमें से वीजिंग साउंड सुनाई देगी ना। वीजिंग साउंड करते हैं विसल लाइक साउंड। किसी का भी जब एयरवे होता है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो जैसे उसमें एयरवे जाएगी तो सीटी जैसी आवाज जाएगी, तो उस सीटी जैसी आवाज को हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगी, हाइपोक्सिया। उसकी बॉडी के अंदर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ये सब देखने को मिलेगा। साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। अब क्या है, आप खुद सोचो, उसको डिफिकल्टीज हो रही है ब्रीथिंग लेने में, उसको सांस नहीं आ रही, तो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसको सांस नहीं ले पा रहा है, वो डिफिकल्टी हो रहा है, तो फटाफट सांस लेने की कोशिश करेगा। तो उसकी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेकिपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट, जुगुलर वेन का एलिवेशन। अब क्या होता है, सुनो, कि जब हमारी बॉडी में क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस होगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एयर अच्छे से नहीं जा पा रही है, एयर अच्छे से नहीं हो रही, सीओपीडी बाहर नहीं, CO2 जल्दी बाहर नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, जो जुगुलर वेन है, यहाँ पे जो जुगुलर वेन है वो क्या हो जाएगी, एलिवेट, वो दिखने लग जाएगी, हमको क्या हो जाएगी, दिखने लग जाएगी। ठीक है, एलिवेशन देखने को मिलेगा जुगुलर वेन का। ठीक है, और हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। क्या आएगी, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। ठीक है, ड्यूरिंग परकशन, जब हम किसी पर्सन में हम परकशन देख करेंगे तो हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। किस साउंड आएगी, हाइपर रेजोनेंट। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या भर चुका है, बहुत ही ज्यादा कफ भर चुका है। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये इसके साथ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। और भी हो सकते हैं, और भी लिख देता हूं मैं, जैसे कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा।
ठीक है, एडिमा देखने को मिलेगा। और राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है? अब खुद सोचो, जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है, ब्लड को ऑक्सीडेट होने के लिए कहाँ भेजता है? लंग्स में भेजता है। ठीक है, अब लंग्स में भेजता है, कौन भेजेगा? राइट वेंट्रिकल भेजेगा। राइट आर्टरी में आया, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी लेके गई कहाँ पे? लंग्स में लेके गई। अब लंग्स से हमारे जो एल्वुलाई है उसकी जो वॉल्स है वो इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, तो गैस एक्सचेंज तो कर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा जो अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस किस में आ चुका है? राइट साइड हार्ट में आ चुका है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाता है राइट साइड का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसकी वजह से होता है? कोर पल्मोनेट की वजह से होता है, कोर पल्मोनेट। क्योंकि इसमें क्या हो चुका है, ये जो हमारा हार्ट है वो किसकी वजह से खराब हो रहा है? लंग्स की वजह से। क्योंकि पल्मोनरी वर्ड किस लिए इंडिकेट होता है? हमारा रेस्पिरेटरी के इंडिकेट होता है। तो रेस्पिरेटरी की वजह से जब हमारा हार्ट फेल होता है तो हम क्या बोलेंगे? कोर पल्मोनेट बोलेंगे। ठीक है, और बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी। अब बैरल चेस्ट क्या होता है, जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मतलब ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे वाला जो एंटीरियर पोस्टीरियर पीछे की साइड होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। जब वो ट्रांसवर्स डायमीटर के क्या हो चुका है? इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बैरल चेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरल चेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? साइन एंड सिम्टम है किसके? सीओपीडी के। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या पढ़ेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कैसे कैसे हम पता लगाए कि किसी पेशेंट है उसको क्या हो चुका है? सीओपीडी हो रहा है। क्या क्या चीजें हम करेंगे? हाँ, क्या देखेंगे अब हम? डायग्नोस कैसे करें उस पेशेंट को? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पहला क्या करेंगे हम? नॉर्मली हिस्ट्री कलेक्शन। किसी पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे। क्या क्या हिस्ट्री लेंगे हम उससे? वही पूछेंगे ना कि क्या लेंगे, आप क्या स्मोकिंग करते हो? स्मोकिंग करेगा तो हमें पता चल जाएगा उसको सीओपीडी है। ठीक है, क्या आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो? क्या आपका ऑक्यूपेशन पॉल्यूशन वाले एरिया में है? आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो? ये हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे उस पेशेंट को। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे आप कि हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या क्या चीजें हम फिजिकल एग्जामिन कर सकते हैं? जैसे कि वीजिंग साउंड। अब उसका एयरवे है वो ल्यूमेन उसका नैरो चुका है, तो क्या हमको वीजिंग साउंड नहीं आएगी? ऑस्कल्टेट करेंगे तो वीजिंग साउंड आएगी ना। तो वीजिंग साउंड से हम पता लगा सकते हैं। उसकी बॉडी में अगर स्पूटम बहुत ज्यादा भर गया है तो हमको क्या पता नहीं चलेगा कि उसको सीओपीडी है ना। ठीक है, ये क्या है? इसके क्लासिकल सिम्टम्स है। तो क्लासिकल सिम्टम डिप्सनिया हो रहा है तो उसको हम पता नहीं लगा सकते हमको सीओपीडी है? पता लगा सकते हैं ना। तो क्या है, ये क्या है? क्लासिकल सिम्टम्स जब हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिन करेंगे, जो हमको दिखते ही दिखते हैं, तो वो क्या हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा। दैट मींस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसमें क्या हो रहा है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या इंडिकेट करता है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तभी तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होंगे तो अगर बढ़ेंगे तो क्या है, हमें पता चल जाएगा कोई हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्पूटम कल्चर। अब कोई पर्सन है, अगर हम उसका स्पूटम देखेंगे, अगर उसकी बॉडी में क्या है, स्पूटम बहुत ज्यादा भर रखा है, दैट मीन उसको क्या है, सीओपीडी है। स्पूटम की वजह से भी हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसको क्या है सीओपीडी है कि नहीं है। स्पूटम का टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे से क्या पता चलेगा हमको, और किसी पर्सन का एक्सरे तो उसमें पता चल जाएगा ना उसकी बॉडी में स्पूटम भरा है कि नहीं भरा। ठीक है, उससे भी पता चल जाता है, एक्सरे करके भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एबीजी, मैंने बताया था एबीजी, अगर उसकी बॉडी के अंदर एबीजी से हमको क्या पता चलेगा, CO2 का लेवल पता चलेगा। CO2 का लेवल अगर उसकी बॉडी में ज्यादा है तो दैट मींस उसको क्या है, सीओपीडी है। साइन ऑफ देखने को मिल रहा है, सीओपीडी है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ एएटी, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अगर उसका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की वैल्यू देखेंगे, अगर उसकी कम है दैट मींस उसको क्या है, सीओपीडी है। नेक्स्ट हम उसका लंग क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं।
लंग स्कैन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीटी स्कैन, अगर हम किसी पेशेंट का सीटी स्कैन करेंगे तो उससे भी हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसको क्या है, सीओपीडी है। और याद रखना कि जो सीटी स्कैन है वो क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है सीओपीडी का। अगर सीटी स्कैन में हमें पता चल गया कि किसी पर्सन को क्या है, सीओपीडी है, दैट मींस उसको सीओपीडी है। ठीक है, कंफर्म जो टेस्ट आएगा वो कौन जाएगा, सीटी स्कैन जाएगा। और ये टेस्ट है, ये टेस्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, एक्सरे, एबीजी, लेवल्स ऑफ एएटी, लंग स्कैन, सीटी स्कैन। ये क्या है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कैसे कैसे हम पता लगाए कि किसी पेशेंट को क्या है, सीओपीडी है। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइनली हमारा मैनेजमेंट। क्या देखेंगे फाइनली हमारा मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि मैंने जो क्या है, ये जो मैंने है ना अपने टीचर से पढ़ रखा है। अब मैं जो टीचर ने पढ़ा रखा है मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से, मतलब फ्रेश हूँ मैं भी, फ्रेश मुझे अच्छे से मतलब मैम ने समझा रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको भी एक्सप्लेन हो। इसकी वजह से जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे मेरा भी रिविजन हो जाएगा और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, मैनेजमेंट देख रहे मिल रहे, मैनेजमेंट देखेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, अगर हम साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज करते, प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, प्रिवेंशन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर साइन एंड सिम्टम्स, हमारे साइन एंड सिम्टम्स देखे, उन साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज कर दे, जो हमारे कॉजेज है उनको क्या करे, रोक दे, तो क्या हमारा सीओपीडी वो कम नहीं होगा ना। अब कोई सोचो, अगर कोई पर्सन उसको सीओपीडी नहीं होगा, पर हमें पता है कि स्मोकिंग से क्या है, सीओपीडी हो सकता है, स्मोकिंग से सीओपीडी हो सकता है। कोई बच्चा है बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है तो सीओपीडी को हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसके स्मोकिंग में क्या कर दे, रोक लगा दे, सिजेशन कर दे स्मोकिंग का, तो क्या वो सीओपीडी से बच सकता है, बच सकता है ना, क्योंकि एक बार सीओपीडी हो गया तो इरिवर्सिबल वापस नहीं हो सकता। सही, ठीक है। अगर उसके स्मोकिंग में क्या कर दे, सिजेशन लगा दे, प्रिवेंटिव मेथड कर दे, मतलब सिजेशन ऑफ स्मोकिंग कर दे, तो कह सकते हैं हम सीओपीडी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट को एजुकेट करेंगे हम कि आप हार्मफुल केमिकल वगैरह, डस्ट पार्टिकल से दूर रहा करो। ठीक है, इन सब चीजों को हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये प्रिवेंटिव मेथड था। सेकंड है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मेथड का मैनेजमेंट। इसमें क्या, फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयां के थ्रू हम कैसे पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है इसमें हमारे ब्रोंकोडायलेटर। अब देखो जो हमारे, जैसे कि अब खुद सोचो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो ही क्या रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सब में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारी जो दवाइयां हैं बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर, अब सोचो, अब किसी का ब्रोंकाइड क्या है, बंद है, तो ब्रोंकोडायलेटर से देंगे, अस्थमा में भी देते हैं, सीओपीडी में भी देंगे, क्योंकि क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें दवाइयां क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो ब्रोंकोडायलेटर है वो देंगे हम पेशेंट को, जैसे कि साल्बुटॉल देंगे, साल्बुटामॉल देंगे, ट्रेबुलिन देंगे हम पेशेंट को। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, हमारी दवाइयां हैं। अब ये साल्बुटामॉल, ट्रेबुलिन दे दी, और दूसरी हमारी क्या है, फॉर्मिट्रोल और साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल और साल्मोटेरोल। ठीक है, ये क्या है, हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जो ब्रोंकाई को खोल देंगे उस टाइम पे। ठीक है, जैसे अगर ब्रोंकाई खुल जाएगा तो म्यूकस प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, तो अब पेशेंट को फिर सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे हम पेशेंट को। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देंगे हम पेशेंट को, इसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या होगा, कोई हाइपर रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। दूसरा हम क्या देंगे उसको, इसको बोलेंगे इनहेल करो ब्रोंकोडायलेटर विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीकोलिनर्जिक्स। इनहेल ब्रोंकोडायलेटर विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स।
हम उसको पेशेंट को लेंगे ब्रोंकोडायलेट्स आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन आती है हमारी? इप्रेट्रोमियम, इप्रेट्रोपियम, नेक्स्ट टियोट्रोपियम, टियोट्रोपियम। अब देखो ये जो दवाइयां हैं वो हमको खुद से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दवाइयां होती है इसमें रटनी होती है, रटनी। इसमें हमको कोई ऐसा वो नहीं है कि हमको इसका एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होता है, दवाइयां बिल्कुल रटनी होती है। ये दवाइयां तो यही दवाइयां देंगे हम, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करने को बोलेंगे पेशेंट को। क्या हम क्या करेंगे, कोई पेशेंट का करेंगे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पेशेंट को लाबा साबा देंगे, लाबा साबा। लाबा साबा क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, सेम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। हम पेशेंट को लाबा साबा देंगे। ठीक है, ये वाली जो दवाइयां थी वो कौन सी हैं? साबा है। ये वाली दवाई क्या है? लाबा है। ठीक है, लाबा साबा देंगे। ठीक है, और मिथाइल, एक और दवाई है मिथाइल जेंथीन, मिथाइल जेंथीन। ये दवाई भी हम पेशेंट को देंगे। मैनेजमेंट में क्या था? प्रिवेंटिव मेथड था कि हम स्मोकिंग को क्या कर सकते हैं, अगर स्मोकिंग स्टॉप करेंगे, सिजेशन करेंगे स्मोकिंग का, तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सेकंड फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम तो पेशेंट को क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेट होगा तो हम क्या, अगर ब्रोंकोडायलेट हो जाएगा तो क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो म्यूकस प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम कौन कौन सी दवाई देते हैं? साल्बुटामॉल देते हैं, ट्रेबुलिन देते हैं, फॉर्बिट्रॉल देते हैं, साल्बुटामॉल देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं पेशेंट को। हम पेशेंट को बोलेंगे ब्रोंकोडायलेटर के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लो। ठीक है, जैसे कि इप्राट्रोपियम दे सकते हैं, टियोट्रोपियम दे सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को करेंगे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लाबा साबा देंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और एक और दवाई होती है मिथाइल जेंथीन। मिथाइल क्या होती है? जेंथीन। ये दवाइयां हम पेशेंट को देंगे। तो ये क्या है, हमारी सीओपीडी का मैनेजमेंट है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, और क्या है, प्रिवेंटिव मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, इसमें हम दवाइयां के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम पेशेंट को, कैसे कैसे वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर उसके रिड्यूस करें रिस्क फैक्टर, रिड्यूस दी रिस्क फैक्टर, रिड्यूस रिस्क फैक्टर कि किस एनवायरनमेंट, अगर उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, स्मोकिंग से दूर रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर मैनेज द स्टेबल सीओपीडी। ठीक है, अगर हम पेशेंट को क्या करें, कंटिन्यूअसली हम जो सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, मॉनिटर और मैनेज स्टेबल सीओपीडी। अगर हम कोई पेशेंट को सीओपीडी है, उसको बार बार मॉनिटर करेंगे, इसको बार बार मैनेजमेंट करेंगे, तो क्या होगा, वो और ज्यादा वर्स नहीं हो पाएगा। तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एक बार जितना खराब हो गया उससे ज्यादा खराब नहीं करेंगे, हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उससे थोड़ा कम तो हो। ठीक है, उसको बार बार दवाएं देंगे, टाइम पे टाइम दवाई देंगे, उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे। यही तो काम है हमारा नर्सिंग में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे एंटी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर एएटी की दवाएं देंगे हम पेशेंट को, अगर एएटी की दवाएं देंगे तो क्या होगा, एएटी की दवाई देने से क्या होगा, जो हमारा लंग्स है उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी, एल्वेज ठीक हो सकते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एएटी डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करें तभी भी हमारा जो सीओपीडी है हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सीओपीडी ठीक मतलब ये समझो, अगर कोई पर्सन है वो मतलब बिल्कुल उस स्टेज में आ चुका है कि सीओपीडी होने वाला है, तो उसको अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो हम उसको सीओपीडी से बचा सकते हैं ना। अब जिसको सीओपीडी हो चुका है उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम पे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसको जितना हो गया है उसको वहीं तक रखे, उसको ज्यादा एक्सीड ना होने दे। लेकिन अगर कोई पर्सन है, वो कोई बच्चा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि आजकल का यूथ क्या है, स्मोकिंग में ज्यादा वो हो चुका है। ठीक है, ज्यादा उनको लगता है कि फैशन वगैरह है स्मोकिंग करना। तो अगर स्मोकिंग को ही हम रोक दे, किसी पर्सन की एएटी डेफिशिएंसी, कोई बच्चा और वो स्मोकिंग नहीं करता,
लेकिन AAT की डेफिशिएंसी है, तो उसकी गलती क्या है कि उसको COPD हो जाए? नहीं। तो हम उसको AAT डेफिशिएंसी की अगर ट्रीटमेंट करें तो क्या होगा, COPD से बचा सकते हैं पेशेंट को। और लास्ट, हम पेशेंट को म्यूकोलिटिक एजेंट दे सकते हैं। म्यूकोलिटिक एजेंट क्या है? अब देखो, खुद सोचो, कोई पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्पूटम भर चुका है, वो बहुत गाढ़ा हो रहा है स्पूटम, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ये सब हो रहा है। तो अगर हम म्यूकोलिटिक एजेंट यानी कि अगर म्यूकस होते हैं, क्या होते हैं, म्यूकस थिनर होते हैं, म्यूकस को थिन कर दे तो क्या हो चुका है, क्या कर देंगे हम, पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा COPD का मैनेजमेंट, कि हमने COPD का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने उसके कॉजेस पढ़े, हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, हमने उसके साइन एंड सिम्टम पढ़े, हमने उसके साइन सिम्टम के बाद हमने उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, और फाइनली हमने उसका मैनेजमेंट पढ़ा। तो ये था जो मैम ने मुझे पढ़ाया था और मैं आपको वापस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे मेरा भी रिवीजन हो गया और आपको मैंने समझा भी दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो होगा हमारा ब्रोंकोस्टैटिस्टिस और प्लूरल इफ्यूजन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो ब्रोंकोस्टैटिस्टिस और प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।